नमस्ते एंड हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे अभी तक। एंड तो आज जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपनी पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। ऑल आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारी सेकेंड क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में और कैसे बना हमारा संविधान। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये क्यों ध्यान आया कि अभी हम ये पढ़ाएं? ये मुझे इसलिए ध्यान आया क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा, हमारे देश के एक महान नेता हैं जो अपने हाथ में एक लाल किताब लेके घूमते रहते हैं और वो दावा करते हैं कि इस किताब का दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम पढ़ें उसके बारे में कि वो किताब जो बोलते हैं वो हमारे देश का संविधान कैसे बना, क्या उसके पीछे का प्रोसीजर था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उस पूरे प्रोसीजर को, कौन कौन से जो दिग्गज नेता थे, महान लोग थे हमारे जो थे, वो कौन कौन से इसके अंदर शामिल थे, किस किसने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कहाँ से ये शुरुआत हुई। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे भी आने वाला है, तो आई होप आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो एंड आई होप कि आप सभी ने पिछली क्लास देखी होगी जहाँ पे हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था। अगर नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, प्लीज गो एंड डू वॉच दिस क्लास, तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाली क्लास देखने में मजा आएगा एंड समझ में भी आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? ये वो असेंबली थी जहां पे बैठ के हमारे देश के नेताओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब भारत आजाद हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, तो हमारा देश कैसे चलेगा, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या सभी लोगों को रूल्स, मतलब सभी को इक्वली दर्जा मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सभी मतलब कोई ऐसा तो नहीं होगा कोई अंडर प्रिविलेज्ड हो जाए, जिसको मतलब हम अमीर को तो ज्यादा ही वो दे दे, महत्व दे दे, और गरीब को हम नहीं दे। अनटचेबिलिटी थी, जैसे जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। हम नहीं चाहते थे कि वैसा कुछ हमारे देश के नागरिक के साथ हो, तो इसीलिए हमने बनाया। ओके, नागरिक के साथ हो तो इसीलिए फिर हमने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें चाहिए थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ऐसे लोगों की एक टीम चाहिए थी हमें, जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। ओके, द बॉडी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कब बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। इसको तीन लोग लेके आए थे, स्टेफर्ड, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। आई होप पता होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो। क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ये तीन लोग इसको लेके आए थे। हमारे कैबिनेट मिशन प्लान को 1946 में आया था। ठीक है। इस असेंबली का क्या काम था कि ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, क्योंकि हम बहुत ही नजदीक थे उस टाइम पे कि हमें अब अंग्रेजों की गुलामी से फ्रीडम मिलने वाली है। तो हमने सोचा लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट। हम थोड़ा दूरदर्शी थे उस टाइम पे। तो कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले तो भाई, कुछ भी तुम बनाओगे तो तुम्हें एक पूरी टीम चाहिए। अब टीम के तुम्हें मेंबर्स भी सेलेक्ट करने होंगे तभी तो टीम बनेगी। तो अब मेंबर्स ऐसा तो नहीं है कि तुम सारे एक ही क्लास के मेंबर्स ले लो, कि सारे तुमने अमीर ले लिए या फिर सारे तुमने गरीब ले लिए या सारे तुमने हिंदू ले लिए या मुस्लिम ले लिए। कुछ ऐसा तो होगा तो फिर अगर तुम सारे हिंदू लोगे, सपोज करो एक टीम में तुमने सभी हिंदू ले लिए, तो वो तो अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, वो तो अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में सोचेंगे। और जहां पे तुम मिक्स लोगे, जैसे कि हमारा इंडिया ही है, सभी तरीके का मिक्स है, तो वो हर तरीके सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। और जब इतने सारे ग्रुप्स मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो उनका सोल्यूशन भी होगा। तो इसीलिए इन्होंने जो टीम थी उसमें पूरे इंडिया से लोगों को लिया था। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी उसमें टोटल 389 लोगों को हमने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था या फिर कहीं कहीं पे नॉमिनेट भी किया था। ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये चार्ट देखो एक बार। पहले ये देखो तुम, ये वाला इग्नोर कर दो अभी, पहले ये देखो तुम बिफोर पार्टीशन वाला। टोटल हमने 389 मेंबर्स लिए थे, जिसमें से 296 जो थे वो कहाँ से थे? हमारे गवर्नर प्रोविंसेस से थे, और 4 हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। और जो 298 थे, जो गवर्नर प्रोविंसेस, सॉरी, ये जो 296 थे, इनके अलावा कितने बचते? 93 वो मेंबर्स जो हैं हमने इनडायरेक्टली नॉमिनेट किए थे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शंस कब हुए थे? सो दैट वाज इन 1946। ठीक है। अब भाई ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये 1946 में तो बना नहीं था, क्योंकि नवंबर एंड में, मतलब दिसंबर की स्टार्टिंग में हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जो है पूरी की पूरी टीम बनाई थी, तो इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं। और 1947 में हमारा पार्टीशन हो गया था, और तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कंप्लीट हुआ था? नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, जो लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लीव कर गए।
तो हमारे पास फाइनली बचे 299 मेंबर्स। कितने मेंबर्स बचे हमारे पास टोटल? 299, जिसमें से 229 जो थे वो 12 प्रोविंसेस से आए थे और 70 नॉमिनेटेड बचे थे। ठीक है, ये नंबर याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर कर लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये कर सकते हो तुम, ये चीजें तुम छोड़ सकते हो। बस ये याद रखना कि 389 हमारे पहले थे और उसके बाद कितने बचे थे? 299। ठीक है, अब आते हैं हम कि हमने पूरी टीम बना ली। अब तुम टीम बनाओगे, टीम बनाने के बाद तुम क्या करोगे? अब टीम का कोई हेड भी चूज करोगे ना, करोगे? अगर टीम में सभी अपनी मर्जी चलाने लग जाएंगे, सपोज सपोज करो कि एक क्लास बनाई है तुमने, क्लास में हर तरीके के बच्चे हैं, उस क्लास का तुम एक मॉनिटर भी डिसाइड करोगे कि कौन उस क्लास को देखेगा कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। कौन देखेगा इस चीज को? मॉनिटर देखेगा। उस मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं? हम प्रेसिडेंट बोल देंगे। तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट एंड ही इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने इमेज भी लगाई है ताकि तुम लोगों को बिल्कुल याद रहे, इमेज से, क्योंकि अच्छे से याद होता है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, इसके प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए बने थे और उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ओके, और यही, ठीक है। अब ये बने थे 11 दिसंबर को और सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946। अच्छा, तुम सोचोगे कि जब इनको प्रेसिडेंट बना ही दिया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, तो फिर ऐसा क्या हो गया 2 दिन में कि राजेंद्र प्रसाद जी को बनाना पड़ा? क्योंकि जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे और हमने राजेंद्र प्रसाद जी को चूज किया था फ्रेंच के रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें बोलते हैं कि जो एल्डेस्ट होगा वो हमारे बनेंगे प्रेसिडेंट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखो तुम, अब 9 दिसंबर को मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट बने परमानेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? यानी कि जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उन उसको बनाते हुए हम किस चीज का ध्यान रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं गाइडिंग फिलॉसफी, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अच्छा, अब इसको गाइडिंग फिलॉसफी क्यों बोलते हैं? कि हमें एक हिंट दे दिया कि ये चीजें हैं, ये टॉपिक से सेक्युलर हुआ, जैसे कि जस्टिस हुआ, इन चीजों को ध्यान में रख के हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी ऑन 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या क्या दिया था इन्होंने? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन रिपब्लिक। और अगर तुमने प्रियम्बल वाली क्लास ध्यान से देखी है तो उसमें मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इनका मतलब बताया है, याद करने का तरीका भी बताया है। तो वहां से तुम्हें आई होप ये चीज क्लियर होगी। और तुम ये भी बता सकते हो कि जो हमारा प्रियम्बल था वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही हमें ये सब मिले थे और मैंने क्लास में भी बताया था। 22 जनवरी 1947 को हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, यानी कि हमने ये कहा था कि हम जो संविधान बनाएंगे वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगे जो किस में बताए हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब सब कुछ डिसाइड हो गया। ठीक है, क्या क्या हुआ अभी तक? रिवाइज करो एक बार मेरे साथ। सबसे पहले क्या हुआ? हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे डिसाइड किया? कौन सा था वो? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान से हमने डिसाइड किया। कब आया था? 1946। कौन लेके आए थे? अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? पहला स्टेप तो हुआ हमारा डिसाइड करना कि हमने बनाना है। फिर हमने टीम डिसाइड करी। कितने मेंबर्स थे? 389। आफ्टर पार्टीशन 299। थर्ड काम क्या था हमारा? हमने डिसाइड किया प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और प्रेसिडेंट कब डिसाइड किया हमने? फर्स्ट मीटिंग में, जो कि कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फोर्थ काम हमने क्या किया? हमने किया कि हम जो बनाएंगे उसके लिए कुछ पॉइंट्स डिसाइड करें, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। किसने पास किया ये? नेहरू जी ने। कब पास किया? 13 दिसंबर 1946 को। अब इतनी चीजें हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप तुम बताओ क्या होगा मेरे को। सब कुछ हो गया भाई, हमने डिसाइड कर लिया, टीम बना ली, प्रेसिडेंट भी बना दिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे? अब भाई इतना सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी। अब जैसे तुम ये दिमाग लगाओ, एक शादी का घर है,
ठीक है? उस शादी के घर में कितने सारे काम होते हैं, कहीं हलवाई की बुकिंग करनी होती है, कहीं डेकोरेशन वाले देखने होते हैं, कहीं वेन्यू बुक करना होता है, सब रिश्तेदार ठीक से आए हैं नहीं, इतने सारे काम होते हैं। अब एक इंसान तो सारे काम नहीं देख सकता ना, तो हम क्या करते हैं, घर के मेंबर्स में काम डिवाइड कर देते हैं कि आप ये केटरिंग वाला काम देखो, आप डेकोरेशन वाला काम देखो, आप मेहमानों को संभालो और आप जो है वेन्यू वाला काम देखो। तो ऐसे ही किया हमारे कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाई कमिटीज़ और उन कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया काम को। अब हमारी 2 तरीके की कमिटीज़ बनी थी, मेजर और माइनर। मेजर जो है हमारी, ये है मेजर कमिटीज़। कितनी है ये? अब इन कमिटीज़ को ध्यान रखना, अच्छा सॉरी, ये तो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के मेंबर हैं। सॉरी। हमारी 2 कमिटीज़ बनी थी, मेजर और माइनर। मेन जो है हमारे लिए वो है मेजर कमिटी। मेजर कमिटीज़ हमें ध्यान रखनी है। उसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे मेन, और इसके जो हमारे हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, किसी को बी आर अम्बेडकर जी के फुल फॉर्म पता है नाम की? अगर पता है तो प्लीज डू कमेंट डाउन। अगर किसी को पता है अम्बेडकर जी के नाम की स्पेलिंग तो प्लीज नीचे जरूर कमेंट करना। स्पेलिंग यानी कि कंप्लीट नेम, बी आर की फुल फॉर्म। अच्छा, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले हम देख लेते हैं कि कमिटीज कौन कौन सी बनी थी। ठीक है, सबसे पहली कमेटी आई है हमारी यूनियन पावर कमेटी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी। ब्लैक में जो है ये कमेटी है, ये है इनके हेड, इफ यू कैन से चेयरमैन या प्रेसिडेंट, जो भी बोलना हो बोल सकते हो। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब मैं तुम्हें याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी इनकी, पहले एक बार कमिटीज पढ़ ले सारे। स्टेट कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर। ये है बी आर की फुल फॉर्म, कंप्लीट नेम भीमराव रामजी अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइब, इसके भी हेड थे वल्लभ भाई पटेल जी। ये कमेटी जो है फर्दर 3 चीज में डिवाइड थी, फंडामेंटल राइट की, माइनॉरिटीज की और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की। क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो नदर्न ईस्टर्न पार्ट है हमारा, उसके साथ इतने अच्छे जो रिलेशंस थे वो स्टैब्लिश नहीं हुए थे। ओके, फिर आते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जी। स्टीयरिंग कमेटी, राजेंद्र प्रसाद जी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद जी। कमिटी फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर जी। और ये हमारे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर भी बने थे, अगर याद हो तो, जीवी मावलंकर जी। हाउस कमेटी, अतब भैया सीतारामैया। लैंग्वेज कमेटी, मोतुरी सत्यनारायण। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी जी। अच्छा, अब इसमें से कुछ कमिटीज हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं उनके हेड भी। अब शुरू करने हैं। सबसे पहले याद रखो जितनी भी यूनियन की है, यूनियन एंड स्टेट की, ये है हमारी नेहरू जी की। कैसे याद रखोगे? यूनियन प्लस स्टेट मिलके हमारी नेशन बनता है, इंडिया बनता है, न्यू यूनियन टेरिटरी और स्टेट बना के। और इसके जो पीएम कौन थे हमारे? फर्स्ट नेहरू जी। ऐसे याद रखो, यूनियन और इसकी स्टेट वाली जो भी कमेटी होगी उसके कौन है? हमारे नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अब प्रोविंसेस से याद रखो तुम्हें अगर पता हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही हमारे जो इंडिया है, जैसे जो कश्मीर था वो हमारे उसमें नहीं आ रहा था, है ना, हैदराबाद था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही बात करके इनसे नेगोशिएट करके इनको इंडिया में इंक्लूड किया था। तो अब याद रखना, प्रोविंसेस से याद रखो क्योंकि मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो नेशन है उसमें स्टेट्स की जगह पे प्रोविंसेस होती थी। तो प्रोविंसेस कौन देखेंगे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी तो सबको जुबानी याद होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्ट जो करेंगे तो वही तो फादर होंगे ना। अब एडवाइस भी कौन देगा? वो भी वल्लभ भाई पटेल देंगे। ठीक है, ये तुम छोड़ सकते हो, ये याद मत करना। फिर उसके बाद तुम कर सकते हो रूल्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये है हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट है। अब जो हेड होगा वो तो रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, तो रूल्स जो होंगे वो राजेंद्र प्रसाद जी देखेंगे। स्टीयरिंग कमेटी वो भी राजेंद्र प्रसाद जी देखेंगे, और नेशनल फ्लैग भी तो हमारे प्रेसिडेंट जी ही देखेंगे। ठीक है, ये 3 कमिटीज किसके पास आई है? राजेंद्र प्रसाद जी के पास। कौन कौन सी? रूल्स वाली, स्टीयरिंग वाली और नेशनल फ्लैग वाली। तुम्हें बस इतना याद होना चाहिए कि तुम एग्जाम में ऑप्शंस देख के टिक कर सको कि कौन सा सही है, इतना ही। ठीक है, अब फंक्शन, लोकसभा का स्पीकर थे ये जीवी मावलंकर जी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मावलंकर। अब याद रखो ये कैसे, हमारा जो पार्लियामेंट है वो फंक्शन कैसे करता है? लोकसभा हमारी चल रही है तो मतलब बढ़िया चल रहा है सब कुछ, वो रुक जाएगी तो नहीं रुक। ठीक है, तो अगर वो फंक्शन कर रही है अच्छे से तो इसका मतलब जीवी मावलंकर जी ही देख रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद तुम ये लास्ट वाली याद करो, बिजनेस कमेटी। अब ये बताओ, बिजनेस करेगा अगर कोई तो मुंशी तो रखेंगे ना, वो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं पुराने जमाने में, मतलब हमारे जो एंशिएंट टाइम में उनको क्या बोलते थे? मुंशी बोलते हैं ना, आज भी कहीं जगह तो होंगे मुंशी। तो याद रखो, बिजनेस कौन करवाएंगे? मुंशी जी ध्यान रखेंगे बिजनेस का। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा, क्लास में ही एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि हमारी अभी आगे की बहुत क्लास रहती है।
ठीक है। यूनियन और स्टेट कौन देखेंगे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी देखेंगे। उसके बाद प्रोविंसेस को कौन देखेगा और एडवाइस कौन करेगा हमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं हमारे। उसके बाद रूल्स को कौन ध्यान रखेगा? राजेंद्र प्रसाद जी। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। स्टीयरिंग कमेटी कौन देखेंगे? राजेंद्र प्रसाद जी। नेशनल फ्लैग, भाई प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा फर्स्ट पर्सन तो वही है ना नेशन के प्रेसिडेंट जी, तो नेशनल फ्लैग को भी वही देखेंगे हमारे। फंक्शंस को कौन देखेंगे? जीवी मावलंकर जी, क्योंकि लोकसभा अच्छे से चलेगी तो सब कुछ अच्छे से चलेगा, तो जीवी मावलंकर जी। इससे तुम्हें दो चीजें याद हो जाएंगी कि ये फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी के हेड थे और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। अब बिजनेस को कौन देखेगा? मुंशी जी देखेंगे बिजनेस को हमारे। ठीक है। अब हम आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स पे। ठीक है भाई, इसमें से कुछ मेंबर्स थे जो रिप्लेस भी करे थे क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो अब पहले जो है हमारे वो हैं, सबसे पहले तो हेड की ही बात करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे जो कि हमारे हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद आते हैं, अब भाई हेड है तो कोई एडवाइस करने वाला भी होना चाहिए, तो एडवाइस कौन देंगे? हमारे बी एन राव जी। याद रखो दोनों के नाम, देखो एक का है बी आर, एक में है बी एन। बी आर अगर हेड है तो बी एन हमारे एडवाइस देंगे, दोनों मिलके चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे मुंशी जी आए हैं, फिर महमूद सदाउल्ला जी आए हैं, फिर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आए हैं, फिर गोपाल स्वामी अयंगर, माधव राव जी एंड कृष्णचारी, टी टी कृष्णचारी। इनके तुम्हें सिर्फ नेम्स याद रखने हैं एंड ये तुम्हें करने ही पड़ेंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कौन सा मेंबर नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो यू हैव टू लर्न दिस। सो नेक्स्ट इज, अब हमने इतना पढ़ लिया। अब भाई ड्राफ्टिंग कमेटी हमने सब कुछ बना ली, कमेटी भी बना ली है हमने। अब हम ये कैसे डिसाइड, मतलब कितना टाइम लगा कमेटी को कि पूरा का पूरा उसने वो बना, क्योंकि हम बोलते हैं ना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? हमारा इंडिया का। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा होगा? जब वो इतना लंबा है तो उसको टाइम लगे हैं ऑलमोस्ट 3 साल, एंड टू बी प्रिसाइज 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days। अब इसको याद कैसे रखोगे? क्योंकि ये भी पूछा जाता है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा जाता है कि कितना टाइम लगा। अब भाई इसको याद करने की ट्रिक क्या रखें? 2 years 11 months एंड 18 days। अच्छा ठीक है, गॉट इट। दो तो याद रहेगा तुम्हें, दो याद रखना भाई प्लीज। अब दो को तुम कैसे लिखते हो? 1+1, 1 and 1, ये भी तो दो ही है। 2 साल 11 महीने हो गए। अब डेज को कैसे याद रखोगे? डेज याद रख लेना भाई, मैंने मंथ्स याद करवा दिया, डेज तुम खुद कर लेना ना, 18 days है। इसकी तो मुझे क्योंकि कोई ट्रिक समझ नहीं आ रही है। सो 2 years, और इतना सब कुछ ट्रिक से कैसे याद रखोगे तुम? 2 years 11 months 18 days, बस ये बता दिया मैंने। 2 साल लगे हैं 11 महीने 18 दिन। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे याद कर सकते हो इसकी ट्रिक, ये भी आगे चलो मैं बता देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया मोटा मोटा 3 साल लगे ही लगे हैं। अब प्रिसाइजली देखें तो कितना लगेगा? 3 साल पूरे तो नहीं लगे हैं, 3 साल में 12 दिन कम थे, 12 days लेस, 12 नहीं, टू बी प्रिसाइज 13। 3 साल में 13 दिन, हिंदी में याद करना, 3 साल में 13 दिन कम थे। ठीक है। 3 years 13 days लेस, तो कितने बचे? कितना बचेगा टोटल? 2 years 11 months एंड 18 days। हो गया? आई होप याद हो गया। अगर अडॉप्ट कब किया हमने इसको? 26 नवंबर 1949। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक वो है, कैच है इस चीज में। वो क्या है कि हमने 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया था, हमने सिर्फ कुछ पार्ट अडॉप्ट किए थे। हमने जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम बनाते हैं हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। उस दिन हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम किया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ठीक है, आई होप याद रहेगा अच्छे से। ये देख लो तुम, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ओके सो अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी किस चीज के हेड थे बताना जरा, किस चीज के वो थे? ये कौन सी कमिटीज थी इनके पास? 3 कमिटीज थी ना, कौन कौन सी थी? स्टेट और यूनियन वाली जितनी भी थी सारी इन्हीं के पास थी। ठीक है, मुंशी जी के पास बिजनेस वाला था। ओके, अब भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सब कुछ तो हमने अपने दिमाग से नहीं किया होगा ना, कुछ तो उधार लिया ही होगा। अब देखो मैं तुम्हें एक कोट पढ़ाती हूँ, ये हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, यानी कि किसी चीज को उधार लेने में कोई शर्म नहीं। बोलते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो इन्होंने भी वही फंडा अपनाया कि भाई हमें जो चीज जरूरी लग रही है हम वो करेंगे। तो हमने दुनिया भर के 60 कॉन्स्टिट्यूशंस खंगाल दिए, 60 60, और उसमें से हमें जो जो चीज अच्छी लगी हमने रख ली।
हमने बोला ठीक है तुम रख लो, हम भी रखेंगे, हमें भी अच्छी लगी। अब सबसे ज्यादा हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि हमने उधार लिया है, भाई ये तो हमारे ऊपर ही लागू किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यहीं से मिला है हमने, यानी कि जो फ्रेम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है हमने। इससे हमने इमरजेंसी ली है, ठीक है, इससे हमने फेडरल स्कीम ली है, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, इमरजेंसी, ये सब हमने यहाँ से लिए। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तुम 3 हिस्से कर दो, कैसे होंगे इसमें 3 हिस्से? इसमें भी कैसे होंगे भाई? ओके, अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन के 3 हिस्से कर दो, कैन आई डू इट? हो जाएंगे 1 2, अरे ठीक है भाई 3। तो जो ये 2 पार्ट है ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया है, यहाँ से लिया हमने। जो ये एक बचा ये हमने 60 देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन देखे उसमें से लिया, लेकिन 60 से तो नहीं लिया हमने। हमने देखे, हमें जहां जहां से अच्छा लगा हमने वहां से लिया। जैसे हमने यूएसए से लिया, यूके से हमने लिया, आयरलैंड से हमने लिया, ठीक है, और हमने कहाँ से लिया? फ्रांस, रशिया और जर्मनी, हिटलर वाली जर्मनी, वहां से लिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कहाँ से हमने क्या उधार लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब तुम्हें इनको याद भी करना होगा, पहले बार पढ़ लो फिर याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी मैं। कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तुमने देखा होगा ना जब इलेक्शंस होते हैं तो ये देखते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, कौन है जो केंद्र में बैठे हैं हमारे, ठीक है। रेसिडरी पावर्स इन द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। ओके, तो फ्रांस से हमने क्या लिया? रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, जो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट वो। जापान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट कैसे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इलेक्शन से कैसे मेंबर्स को लेके आएंगे हम राज्यसभा में। और यूएसएसआर जो कि आज के टाइम पे रशिया है, उससे हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल। ओके, यूके से जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं, जो हमारे ऊपर राज करके गए हैं 200 साल, वहाँ से हमने क्या क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। अच्छा, ये रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दो अलग चीज़ है। सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, और यूएस जिसको हम डोनाल्ड ट्रंप जी का घर बोलते हैं, वहाँ से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब तुम्हें याद करने के तरीके बताती हूँ, यहीं से शुरू करते हैं। लेटेस्ट अभी क्या हो रहा है वहाँ पे? अभी क्या हुआ था, इलेक्शंस हुए थे, तो सबसे पहले उन ट्रंप जी से पहले कौन थे हमारे? बाइडेन जी थे, ठीक है। बाइडेन को हटा के ट्रंप आए। बाइडेन कौन थे? वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो हमने ये देखा वहाँ से कि हम प्रेसिडेंट को कैसे हटाएंगे, मतलब ये ट्रिक है याद करने की, याद कर लो, पेपर में काम आएगी। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, ट्रंप जी के वहाँ से हमने देखा कि बाइडेन जी को कैसे हटाएंगे। फंडामेंटल राइट्स, कितने सारे वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं ना यूएस में, वो ये याद रखो कि राइट्स को लेके ही होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए यूएस से, जुडिशियल रिव्यू हमने वहाँ से लिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने वहाँ से लिए, ठीक है। यूके, ब्रिटेन जो थे हमारे, वहाँ से हमने क्या सीखा कि भाई वो इतना अच्छा रूल करके गए हमारे ऊपर कि 200 साल तक करते ही रही, तो कितना अच्छा उनका तगड़ा वो होगा ना। तो वहाँ से हमने लिया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इतनी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है भाई उनकी, हम भी सीखेंगे, हमें भी करना है वो। तो हमने वहाँ से ये लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब गेन दोबारा बता रही हूँ, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक्स हैं ताकि पेपर में याद रहे तुम्हें, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कि लॉ सबसे ऊपर, 1857 का रो आया था ना जिसने सब खत्म कर दिया था, तो रूल ऑफ लॉ। सिंगल सिटीजनशिप, अच्छा ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है मैं बताती हूँ। ये होता है जैसे यूएस में तुम देखते हो अलग अलग, जैसे वहाँ पे स्टेट्स है, अलास्का है, फिर उसके बाद जो जो स्टेट्स हैं यूएस की, टेक्सास वेक्सास, तो वहाँ क्या होता है कि हर पहले तुम्हें, जैसे तुम अलास्का में रहते हो तो तुम्हें एक तो सिटीजनशिप लेनी होगी अलास्का की, और दूसरी तुम्हें लेनी होगी यूएसए की। तो वहाँ पे क्या होता है, डबल सिटीजनशिप होती है। जैसे कि अब अपने यहाँ पे समझ लो, तुम इंडिया है, इंडिया के अंदर जैसे कि तुम अभी यहाँ हो, केरला में हो, तो तुम्हें केरला की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और फिर इंडिया की। इंडिया में है ऐसा कोई सिस्टम? नहीं ना,
एक ही सिटीजनशिप है तुम्हारे पास और तुम इंडिया के नागरिक हो। तो ये थोड़ी बोलते हैं कि तुम अच्छा उस स्टेट के नागरिक हो, उस स्टेट की सिटीजनशिप है तुम्हारे पास, नहीं, हम तो सिर्फ इंडिया के हैं, वी ऑल आर इंडियंस। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने लिए है यूके से। कैबिनेट का सिस्टम भी और रिट्स भी ये हमने सब, अब याद रखना ब्रिटेन वाले इतना मतलब तगड़ा राज करके गए थे हमारे ऊपर, 200 साल उन्होंने लगा दिए, तो हमने ये सब उनसे सीखा कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म, रूल कैसे बनेंगे, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट का सिस्टम कि भाई कैसे चलता है ये सब, और रिट्स हमने वहाँ के लिए। अब यूएसएसआर से याद रखो, रशिया कितना गंदा कर रहा है ना अभी, गंदा से इन द सेंस कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, और सोचो कि रशिया ये सब कर रहा है और रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, जस्टिस के आइडियल्स लिए हैं। मतलब कितना वो है ना, ये कॉन्ट्रास्ट में है ना ये चीज़, आयरनी देखो तुम कि रशिया से, ये याद करने के तरीके बता रही हूँ, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर ही करना, बट रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है और जस्टिस के वो लिए आइडियल्स, जबकि वो खुद कितना इनजस्टिस कर रहा है। तो तुम्हें याद रहेगी ये चीज़। और साउथ अफ्रीका, वहाँ से हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ठीक है। और रशिया जो साउथ अफ्रीका वाले हैं ना बेचारे, मेरे को बड़े वो लगते हैं भोले भाले से। ऐसे याद रखो कि वाइट एंड ब्लैक जो रेसिस्ट कमेंट्स करते हैं ना, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहेंगे, ब्लैक वाला कमेंट जो सुन के इन्होंने बोला हम सीधा राज्यसभा तक जाएंगे। और राज्यसभा में कैसे जाएंगे, इलेक्शन के थ्रू। तो हमने कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से। अब जापान के लोग कितने शांत होते हैं ना, कितने काम लोग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उनके अंदर सिविक सेंस है। क्यों, क्योंकि वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। याद रखना ये चीज़ें, आई होप याद रहेंगी तुम्हें। फिर याद करने के तरीके हैं, मतलब ऐसे कंट्री से याद हो जाएगा। आयरलैंड की कैपिटल क्या होती है, डबलिन। डबलिन है ना आयरलैंड के अंदर, डबलिन से डीपीएसपी लिए हमने, ठीक है। इलेक्शन कैसे करेंगे हम प्रेसिडेंट का, और नॉमिनेशन। फिर उसके बाद आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे नीचे सा है ना, यहाँ से वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ऐसे नीचे यहाँ है ऑस्ट्रेलिया कहीं, है ना। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के आसपास कुछ और कोई कंट्री नहीं है नहीं है मेरे को जहाँ तक याद है। यहाँ से हमने जॉइंट सिटिंग ली है, इसके पास कोई बैठने के है नहीं आसपास, ठीक है। तो हमने सोचा कि यार कोई तो चाहिए हमें हमारे साथ, अकेले तो हम बोर हो जाएगी, तो हमने जॉइंट सिटिंग ले ली यहाँ से। कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ से ले ली, कॉन्करेंट होता है जिसमें यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलके फैसले लेते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं, कोई रोक टोकने वाला ही नहीं है, तो हमने ट्रेड का फ्रीडम ले लिया यहाँ से। और कॉमर्स बिजनेस कैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है। याद रखना ऑस्ट्रेलिया यहाँ है कहीं, अकेला है, हर तरफ समुंदर ही समुंदर है इसके आसपास, बेचारा अकेला बैठा रहता है। तो हमने जॉइंट सिटिंग यहाँ से ले ली और कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ से ले ली। कॉन्करेंट क्या होती है, स्टेट प्लस यूनियन, जिसपे दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। और आसपास कोई है ही नहीं, तो इसके और रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, तो इसके पास फ्रीडम है ट्रेड करने की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये सब हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब आते हैं कनाडा के पास। कनाडा को याद रखो, सी से कनाडा, सी से सेंटर। कनाडा से हमने सब कुछ सेंटर 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 ही लिया है कि जो भी करेगा सेंटर करेगा, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस में ये हुआ था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, याद है किसी को, मतलब याद नहीं तो सुना हो कभी कहीं पे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुमने कोई सीरीज़ देखी हो, उसमें देखा हो कहीं पे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, उनको बुक्स पढ़नी अलाउड नहीं होती थी, ठीक है। तो उनको बहुत ये रहता था कि हमें तो आज़ादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए, भाईचारा चाहिए। तो ये 3 शब्द, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, हमने फ्रांस से लिया।